डियर गाइस, एक बार फिर आपसे भेंट हुई लॉकडाउन में। आज मैं आपको सॉलिड स्टेट का टॉपिक डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स, ठोसों में अपूर्णताएं पढ़ाऊंगा। ठोसों में अपूर्णताएं मेरा आज का तीसरी मास्टर क्लास है सॉलिड्स पर। तो आज मैं आयनिक ठोसों में कौन कौन सी अपूर्णताएं होती हैं उस विषय पर चर्चा करूंगा। गाइस, अपूर्णताएं होती क्यों हैं पहले मैं आपको ये समझा देता हूं। डियर गाइस, होता क्या है कि 0 केल्विन ताप पर सभी ठोस दोष रहित होते हैं। जिस क्रिस्टल में कोई दोष नहीं होता उसे कहते हैं आदर्श क्रिस्टल, परफेक्ट क्रिस्टल। एक क्रिस्टल विच हैव नो एनी डिफेक्ट, दैट इज कॉल्ड परफेक्ट क्रिस्टल। ओके गाइस, तो परफेक्ट क्रिस्टल क्या होता है? जिसमें धनायन और ऋणायन जो उसके अवयवी कण हैं, वो अवयवी कण अपनी परफेक्ट, अपनी डेफिनिट प्लेस पर रहते हैं। यह है क्या परफेक्ट क्रिस्टल की पहचान। परफेक्ट क्रिस्टल केवल कब होता है? 0 केल्विन पर। ओके ओके ओके, मतलब समझ गए ना? 0 केल्विन ओके पर परफेक्ट क्रिस्टल होता है। डियर गाइस, अब मैं लेता हूं आयनिक ठोसों में अपूर्णताएं। आयनिक ठोसों में अपूर्णताएं। डियर गाइस, आयनिक ठोसों में जो अपूर्णताएं होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं। एक होती हैं स्टोइकियोमेट्रिक दोष और दूसरा होता है नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष। स्टोइकियोमेट्रिक दोष और सेकंड होता है नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष। तो डियर गाइस, नाउ I am taking स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। हिंदी में कहते हैं स्टोइकियोमितीय दोष। स्टोइकियोमेट्रिक दोष को क्या कहते हैं? स्टोइकियोमितीय दोष। अब देखिए स्टोइकियोमेट्रिक क्या है। स्टोइकियोमेट्रिक क्या है? जिन ठोसों में अवयवी कणों की संख्या, धनायनों ऋणायनों की संख्या उसके मूलानुपाती सूत्र के समान होती है, उस यौगिक के मूलानुपाती सूत्र के समान होती है, उस यौगिक को कहते हैं स्टोइकियोमितीय सॉलिड। स्टोइकियोमिति को पालन करने वाला सॉलिड, जिसमें धनायन और ऋणायनों की संख्या उसके मूलानुपाती सूत्र के समान होती है। अवयवी कणों की जो संख्या होती है दैट इज इक्वल टू उसके मूलानुपाती सूत्र के बराबर होती है। मूलानुपाती सूत्र को कहते हैं इंपेरिकल फॉर्मूला। The constituent particles are equal to its empirical formula are called stoichiometric compounds। जो stoichiometric compounds होते हैं उनमें 2 प्रकार के दोष होते हैं। stoichiometric compounds में 2 प्रकार के दोष होते हैं। समझ गए कौन से होते हैं? फिर मैं आगे बढ़ता हूं। एक होता है शॉर्टकी दोष
दूसरा होता है बी, फ्रेंकेल दोष। एक होता है शॉर्टकी दोष और दूसरा होता है फ्रेंकेल दोष। तो डियर गाइस, अब मैं लेता हूं, आज मेरा जो टॉपिक चलेगा, पहले मैं इन दोनों को समझाता हूं, शॉर्टकी डिफेक्ट एंड फ्रेंकेल डिफेक्ट। तो ये था आयनिक ठोसों में अपूर्णताएं। सबसे पहले मैं नंबर ए लेता हूं, नंबर ए, शॉर्टकी दोष। शॉर्टकी दोष को सबसे पहले किसने खोजा था? शॉर्टकी दोष के बारे में 1930 में एक जर्मन के साइंटिस्ट थे शॉर्टकी, इसको सबसे पहले खोजा था 1930 में जर्मन रसायनज्ञ शॉर्टकी ने। उन्हीं के नाम पर इस दोष का नाम शॉर्टकी दोष रख दिया गया। इस दोष में होता क्या है गाइस? देखिए, ये मैं एक क्रिस्टल बना रहा हूं, ये मैं एक क्रिस्टल बना रहा हूं जो परफेक्ट क्रिस्टल है। बिफोर डिफेक्ट, 0 केल्विन ताप पर इसमें कोई भी डिफेक्ट नहीं है। देयर इज नो एनी डिफेक्ट ऑन 0 केल्विन। एक है इसमें नेगेटिव और एक है इसमें पॉजिटिव। ये जो मैं डार्क कर रहा हूं, यह है इसमें नेगेटिव, डार्क जो कर रहा हूं ये इसमें नेगेटिव है और एक इसमें है पॉजिटिव। तो डियर गाइस, ये हमारा प्लस है और ये सारा का सारा हमारा माइनस है। शॉर्टकी दोष में डियर क्या होता है? अपने डेफिनेट प्लेस से, अपने नियत स्थान से एक धनायन और एक ऋणायन अपना स्थान छोड़ करके जालक से बाहर चला जाता है। एक धनायन, एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव, अपने स्थान को, अपने डेफिनेट स्थान को छोड़ करके क्रिस्टल जालक से बाहर चला जाता है। कब? जब टेम्परेचर 0 केल्विन से ऊपर होता है। ठीक है, तो देखिए, मैंने एक तो धनायन चला गया, ये रहा, एक तो धनायन चला गया अपने नियत स्थान को छोड़ करके, ये धनायन चला गया यहां से, और एक ऋणायन चला गया कहीं से। एक धनायन मान लो यहां से चला गया धनायन, या यहां से चला गया। मैं जहां रिक्ति हो गई है वहां इस तरीके से वर्गाकार आकृति बना रहा हूं, और एक यहां से ऋणायन चला गया। एक धनायन चला गया, यहां से चला गया धनायन, और यहां से निकल गया बाहर ऋणायन। इन धनायन ऋणायनों के चले जाने से क्या होगा? क्रिस्टल में तो दोष उत्पन्न हो जाएगा, और क्रिस्टल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी ना। जब धनायन और ऋणायन चले गए तो क्या होगा? उसका घनत्व भी कम हो जाएगा। समझ में आ गई ना बात? तो मेरा कहने का मतलब यह है गाइस कि धनायन और ऋणायन का अपने स्थान से चले जाना ही इस प्रकार का क्रिस्टल दोष है। ओके, तो गाइस, इस दोष में क्या हो जाता है? घनत्व में कमी आ जाती है। ठीक है, घनत्व में क्या हो जाएगा? डेंसिटी कम हो जाएगी। इस प्रकार का जो दोष होता है, इस प्रकार का जो दोष होता है, उससे किस प्रकार के यौगिकों में पाया जाता है? इस प्रकार का जो दोष है वो किस प्रकार के उनमें पाया जाता है? ये उनमें पाया जाता है जो प्रबल आयनिक सॉलिड होते हैं, जो प्रबल
सॉलिड होते हैं उनमें इस प्रकार का दोष पाया जाता है। गाइस आइए ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। तो उनमें पाया जाता है उच्च आयनिक, और उनमें क्या विशेषता होनी चाहिए? उनकी उच्च समन्वय संख्या होनी चाहिए और धनायनों एवं ऋणायनों के आकार भी समान होने चाहिए। यह दोष किसमें मिलेगा? इन यौगिकों को मिलता है जिसकी उच्च समन्वय संख्या हो और दूसरा धनायनों एवं ऋणायनों का आकार लगभग समान हो, का आकार लगभग समान हो। उन आयनिक सॉलिड्स में यह दोष पाया जाता है। तो डियर गाइस, ये कौन कौन से होते हैं इसका एग्जांपल भी मैं आपको बता देता हूं। ये होते हैं जैसे NaCl, KCl, KBr, सीजियम क्लोराइड, AgBr को मैं बॉक्स में बंद कर रहा हूं, इनमें ये पाया जाता है। तो डियर गाइस, आप याद रखेंगे इस प्रकार के आयनिक सॉलिड्स में यह दोष पाया जाता है। इसमें मैं आपको जो मेन चीज बताने जा रहा हूं, जो बहुत ही जरूरी है आपके लिए, एट रूम टेम्परेचर, कमरे के ताप पर 10 की घात 4, कमरे के ताप पर लगभग 10 की घात 6 शॉटकी युगल प्रति घन सेंटीमीटर होते हैं। कमरे के ताप पर NaCl में 10 की घात 6 cm3 शॉटकी युगल आप समझ रहे हैं ना, एक धनायन और एक ऋणायन, शॉटकी युगल बाहर निकलते हैं। किसमें? NaCl में बाहर नहीं निकलते, होते हैं, इतने होते हैं। अब क्या होता है, शॉटकी युगल प्रति इतने होते हैं। इस प्रकार 10 की घात 16 आयनों में 10 की घात 16 आयनों में एक शॉटकी दोष होता है। याद रखना है, 16 आयनों में एक शॉटकी दोष होता है। क्योंकि आपको पता है क्यों होता है ऐसा? क्योंकि एवोगाड्रो जो संख्या होती है वो 10 की घात 23 होती है, आपको कल बताई थी, उसमें से ही ये घट जाता है। तो कहने का मतलब है लगभग 10 की घात 16 आयनों में एक शॉटकी दोष नमक में पाया जाता है। तो डियर गाइस,
इसके बाद में मैं लेता हूं नंबर 2 फ्रैंकल दोष। फ्रैंकल दोष में क्या होता है बताइए? फ्रैंकल दोष को किसने खोजा था? रशियन वैज्ञानिक फ्रैंकल दोष रशियन साइंटिस्ट फ्रैंकेल ने, रशियन साइंटिस्ट थे फ्रैंकेल, और इन्होंने 1926 में शॉर्टकी दोष से पूर्व 1926 में इस दोष की खोज की थी। इसमें आयन अपने सामान्य स्थल को छोड़ करके अंतराकाशी स्थलों में चले जाते हैं। इस दोष में आयन अपने सामान्य स्थान को छोड़कर अंतराकाशी में चले जाते हैं। सामान्यतः छोटे आकार के कारण स्थल छोड़कर धनायन जाता है। इस दोष में धनायन अपने स्थान को छोड़कर अंतराकाशी को कल मैंने आपको बताया था, 2 तरह की अंतराकाशी होती है, चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय। वॉइड्स कहते हैं। अंतराकाशी में छोड़कर चले जाते हैं। अंतराकाशी में चले जाते हैं मतलब यह है कि क्रिस्टल से बाहर नहीं जाते हैं। कहां चले जाते हैं? उसी क्रिस्टल जालक में, अंतराकाशी में। समझ गए ना? देखिए मैं इसका एक चित्र बना रहा हूं। अपने नियत स्थान को छोड़ करके कहां चले जाते हैं? डियर गाइस, लंबी क्लास चलेगी, इसलिए मैंने ये डिसीजन लिया, आप मेरे हो और मैं आपका हूं। पढ़ाते भी रहे, नाश्ता भी करते रहे, लॉकडाउन की क्लासेस चल रही हैं, रेस्ट की क्लासेस चल रही हैं, तो दोनों काम एक साथ हो जाए। आप भी करते रहो, पढ़ते रहो। लंबी क्लास है इसलिए मैंने बीच में नाश्ता लेने का वो किया। अगर आपको बुरा लग रहा हो तो एक्सक्यूज मी, फॉरगिव मी, ओके। तो डियर गाइस, धनायन जो होते हैं, कल मैंने बताया था, उनका आकार ऋणायनों से कम होता है, इसलिए वो अंतराकाशी में आराम से समा जाते हैं। धनायन ऋणायन धनायन ऋणायन धनायन ऋणायन धनायन। याद रखना हमेशा, धनायन के नीचे ऋणायन होगा, ऋणायन के नीचे धनायन होगा। अब क्या होगा? ये धनायन यहां से निकल करके इस अंतराकाशी में आ गया। पहले में क्या हुआ था? दोनों ही उससे बाहर चले गए थे, लेकिन इसमें क्या हुआ है?
क्रिस्टल से बाहर नहीं गए, केवल क्या हुआ बताइए, क्रिस्टल से बाहर नहीं गए, अंतराकाशी में रह गए। समझ में आ रही बात नहीं है? तो क्या होगा? तो ये होगा कि क्रिस्टल के ठोस के घनत्व पर, डेंसिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो याद रखना है आपको, शॉर्ट की दोष में घनत्व कम हो जाता है, लेकिन इस प्रकार के दोष में घनत्व पर कोई फर्क नहीं पड़ता। आ गया समझ में? इस दोष में धनायन अंतराकाशी में चला जाता है। और धनायन ही क्यों जाता है? क्योंकि साइज ऑफ जो कैटायन होता है, साइज ऑफ कैटायन जो होता है वो ऋणायन से छोटा होता है, अंतराकाशी में बहुत ही आसानी से जाके फंस जाता है। समझ गए ना? अब क्या होता है गाइस, इस प्रकार के दोष किन क्रिस्टलों में पाए जाते हैं? इस प्रकार के दोष किस क्रिस्टलों में पाए जाते हैं? इस प्रकार के दोष को अंतराकाशी दोष या विस्थापन दोष भी कहते हैं। धनायन के वास्तविक स्थल पर रिक्ति उत्पन्न हो जाती है, इसके नए स्थल पर अंतराकाशी त्रुटि उत्पन्न हो जाती है। इन आयनिक यौगिकों में पाए जाते हैं। इसको अंतराकाशी दोष या विस्थापन दोष भी कहते हैं। और समन्वय संख्या कम हो। नंबर 2, धनायन की तुलना में ऋणायन का आकार बहुत अधिक हो। इसका दूसरा नाम विस्थापन दोष या अंतराकाशी दोष भी होता है। इस नाम से भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। विस्थापन दोष क्यों होता है? क्योंकि धनायन अपने स्थान को छोड़ करके अंतराकाशी में आ जाता है। विस्थापन हो गया धनायन का। धनायन अपने नित्य स्थान से छोड़ करके कहां गया? इसे कहते हैं अंतराकाशी। अंतराकाशी में आ जाता है, इसलिए इसको अंतराकाशी दोष कहते हैं। यह दोष उन आयनिक सॉलिड्स में पाया जाता है जिनकी समन्वय संख्या कम होती है। कोऑर्डिनेशन नंबर कल पढ़ाया था मैंने आपको। नंबर 2, धनायन की तुलना में ऋणायन का आकार, धनायन की तुलना में ऋणायन का आकार बहुत अधिक होता है। उसमें पाया जाता है फ्रैंकल दोष। समझ गए ना बात को? अब ये दोष कौन कौन में पाया जाता है? यह उन आयनिक सॉलिड्स में पाया जाता है जिनमें धनायन प्रायः डी ब्लॉक से होते हैं। प्रायः धनायन डी ब्लॉक से होते हैं। जैसे इसका जो एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, इसका जो एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, फ्रैंकल दोष के जो एग्जांपल मैं बता रहा हूं, AgCl, AgI, ZnH और AgBr, यहां भी मैं AgBr को बॉक्स में बंद कर रहा हूं। ओके, AgBr मैंने वहां भी बॉक्स में बंद की थी और यहां भी कर रहा हूं। तो याद रखना, AgBr में शॉर्टकी एवं फ्रैंकेल दोनों प्रकार के दोष
पाए जाते हैं। किसमें? AGBR में दोनों प्रकार के दोष पाए जाते हैं। ओके, ये हो गए खत्म शॉर्टकी दोष। अब मैं नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष पर चर्चा करता हूं। देखिए, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक सॉलिड्स क्या होते हैं? जिसमें धनायन और ऋणायनों की संख्या उनके मूलानुपाती सूत्र से डिफरेंट होती है, जिनके मूलानुपाती सूत्र से डिफरेंट होती है। जैसे वेनेडियम ऑक्साइड का सूत्र VOX है, जैसे वेनेडियम ऑक्साइड का सूत्र VOX है, तो डियर गाइस X का मान 0.6 से 1.3 के मध्य है। यहां जो X है उसकी जो वैल्यू है 0.6 से लेकर के 1.3 हो सकती है। समझ रहे ना? इस प्रकार के दोष मुख्यतः संक्रमण धातुओं के आयनिक यौगिकों में पाया जाता है, साथ ही कुछ अंतरा संक्रमण यौगिकों में भी पाया जाता है। ये भी पुनः दो प्रकार के होते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि यहां जो X की जो संख्या है वो इनके बीच में होती है, निश्चित नहीं है, इट मे बी चेंजेबल। तो इस प्रकार के दोषों को कहते हैं हम नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष। वेनेडियम ऑक्साइड में X डेफिनेट नहीं है, निश्चित नहीं है, इसका जो वैल्यू है इतने से इतने तक हो सकता है, इट मे बी चेंजेबल। तो जब धनायन और ऋणायनों की संख्या एम्पिरिकल फॉर्मूला मूलानुपाती सूत्र से भिन्न हो, उसे कहते हैं नॉन स्टोइकियोमेट्रिक सॉलिड। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया है। ये दोष भी दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं धातु आधिक्य दोष और एक होते हैं धातु आधिक्य दोष, और दूसरे होते हैं धातु न्यूनता दोष। धातु न्यूनता दोष। धातु आधिक्य दोष क्या होता है डियर गाइस, बताइए? आपको पता है धातुएं क्या होती हैं? धनावेशित होती हैं। धनावेश को दो तरीके से बढ़ाया जा सकता है। धनावेश को दो तरीके से बढ़ाया जा सकता है। कैसे? एक तो धनायन की वृद्धि करके, जैसे जितने पहले नियत थे, जितने प्लस हैं उतने ही माइनस हैं। अगर प्लस माइनस बराबर हैं उसमें अतिरिक्त धनायन मिला दो, किसकी संख्या बढ़ जाएगी? धातु आयन की। धातु आयन पॉजिटिव होते हैं। एक दूसरे कैसे कर सकते हैं? ऋणावेश बढ़ा दो, ऋणावेश निकाल दो। तो मेरा कहने का मतलब है, अगर हम धातु न्यूनता दोष में क्या हो जाएगा? धातु आधिक्य दोष तो दो तरीके से किया जा सकता है कि धनायन बढ़ा दें या ऋणायन निकाल दें, और धातु न्यूनता दोष में क्या होगा? इसमें ऋणायन बढ़ा दें। तो इसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इस टॉपिक को, धातु आधिक्य दोष को, हम अर्धचालकों में अगले टॉपिक में पढ़ेंगे।
ये इतने ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, आप अपनी टेक्स्ट बुक से इनका अध्ययन कर लें। वेरी सिंपली टॉपिक है धातु आदिक और धातु न्यून दोष। मैंने आपको बता दिया धातु आदिक दो तरीके से हो सकता है, प्लस बढ़ा करके या माइनस कम करके, और धातु न्यूनता दोष में क्या हो सकता है, धातु न्यूनता दोष में धातु को कम करते हैं या ऋणायन को बढ़ाते हैं। ठीक है गाइस, तो मेरा कहने का मतलब है इसमें जो मेन होता है वो होता है एफ केंद्र। क्या होता है वो, एफ केंद्र। देखिए आज मैं एफ केंद्र पर चर्चा करूंगा। इसमें मिलता है, इसमें से जो आता है एफ सेंटर। एफ सेंटर में क्या होता है गाइस, जब धनायन अपने ज्यादा स्थान से निकल जाते हैं और उनके स्थान पर इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, तो देखिए अब चित्र के द्वारा समझें। नाश्ता में थोड़ा सा व्यवधान हुआ, नाश्ता से पढ़ाई में थोड़ा व्यवधान हुआ, दिमाग कंसंट्रेट नहीं रहता। ये आप समझ जाएंगे अभी 1 सेकंड में, ज्यादा टाइम में नहीं लूंगा। ये हमारा पूर्ण क्रिस्टल है। हम धातु आदि के दोष में, धातु आदि के दोष में क्या कर रहे हैं, हम ऋणायन को निकाल रहे हैं। एक धनायन होता है, एक ऋणायन होता है, एक धनायन होता है, एक ऋणायन होता है, धनायन ऋणायन धनायन ऋणायन धनायन ऋणायन ऋणायन धनायन ऋणायन और धनायन। ऋणायनिक एफ केंद्र क्या होता है, ऋणायनिक रिक्तिकाओं में उत्पन्न होने वाला दोष है। ऋणायनिक रिक्तिकाओं में उत्पन्न होने वाला दोष है। जब ऋणायन अपने जालक स्थल से निकल जाता है तो उनके स्थान पर यहां से ऋणायन निकल गया, दोष हो गया, ऋणायन गया। अब इस क्रिस्टल को न्यूट्रलाइज करने के लिए, इस क्रिस्टल को उदासीन करने के लिए इस स्थान पर इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। ऋणायनिक रिक्ति तो हो गई, इसलिए तो ऋणायनिक रिक्ति का दोष हो गया। अब चूंकि जब ऋणायन निकल जाएगा, सभी आयनिक सॉलिड्स क्या होते हैं, उदासीन होते हैं। उदासीनता बनाए रखने के लिए उस ऋणायनिक रिक्ति के स्थान पर कौन आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है। ये इलेक्ट्रॉन आ गया इसकी जगह पर। अब इस इलेक्ट्रॉन के आ जाने से क्या हो जाता है, ऋणायनिक रिक्ति का दोष उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जालक में वैद्युत उदासीनता बनाए रखता है, और जिस स्थान पर यह ऋणायन हो गया है इसी को कहते हैं, डियर गाइस, इसी स्थान को कहते हैं एफ केंद्र। इसी स्थान को कहते हैं एफ केंद्र। एफ केंद्र की वजह से क्या होता है, एफ केंद्र की वजह से क्या होता है, सभी एफ केंद्र के कारण ही सभी ठोसों का कलर डिसाइड होता है। क्या होता है, सभी इन इलेक्ट्रॉनों को ही एफ केंद्र कहते हैं, इसे रंग केंद्र भी कहते हैं। बात समझ में आ गई होगी। जो ये इलेक्ट्रॉन होते हैं उदासीनता बनाए रखने के लिए आते हैं,
इन्हीं इलेक्ट्रॉनों को कहते हैं एफ केंद्र। एफ केंद्र नाम क्यों पड़ा? एफ केंद्र नाम पड़ने का एक जर्मन शब्द था, जर्मन शब्द है जिसकी वजह से फोरबेनजेटर इसका अर्थ होता है रंग। इसको आम भाषा में रंग निर्धारण केंद्र भी कहते हैं। रंग निर्धारण केंद्र भी इसको कहते हैं। किसी भी आयनिक यौगिक का जो कलर होता है वह एफ केंद्र पर डिपेंड करता है। समझ गए? एफ केंद्र कब पैदा होते हैं? धातु आदिक दोष में। और धातु आदिक दोष में कब पैदा होते हैं? जब ऋणायन अपने नियत स्थान को छोड़कर चला जाता है। उदासीनता बनाए रखने के लिए उसी स्थान पर इलेक्ट्रॉन जनरेट हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। उन इलेक्ट्रॉनों की वजह से यौगिक का कलर डिसाइड होता है, रंग का निर्धारण होता है। इसलिए इस इलेक्ट्रॉन वाले केंद्र को ही फोरबेनजेटर जर्मन शब्द के आधार पर वहां रंग को कहते हैं। इसका नाम एफ केंद्र रख दिया गया। इसी के कारण NaCl क्रिस्टल, NaCl का जो रंग होता है वो पीला दिखाई देता है। NaCl का जो रंग है वो पीला दिखाई देता है। KCl बैंगनी दिखाई देता है, दोष की वजह से, दोष आ जाता है उसकी वजह से बैंगनी दिखाई देता है। और LiCl भी, लिथियम क्लोराइड भी पीला दिखाई देता है। किसकी वजह से? एफ केंद्र की वजह से। तो डियर गाइस, ये था ऋणायनिक की वजह से। अब मैं चलता हूं अतिरिक्त धनायनों की वजह से अंतराकाशी दोष। मैं जो इसका इंपोर्टेंट था धातु आदिक के दोष पर टिप्पणी कर रहा हूं। अभी मैंने उसमें ऋणायनिक की वजह से एफ केंद्र का उत्पन्न होना सिखाया। अब मैं आपको सिखा रहा हूं अतिरिक्त धनायनों के कारण धातु आदित्य दोष। धातु आदित्य दोष दो प्रकार का होता है। ऋणायनों के निकल जाने से, अभी ऋणायन जो निकले थे एफ केंद्र बना था। अब क्या हो रहा है? अतिरिक्त धनायनों के कारण धातु आदित्य दोष। अब क्या होता है डियर गाइस? इन दोषों में अंतराकाशी स्थलों में अतिरिक्त धनायन आ जाते हैं। इन दोषों में क्या होता है? ये प्लस माइनस होंगे सभी अपनी अपनी जगह पर। इन रिक्तियों में अतिरिक्त धनायन आ जाते हैं। अतिरिक्त धनायन आ जाते हैं जिसके कारण क्या होता है? इस प्रकार का दोष उत्पन्न होता है। अब क्या होता है गाइस? जैसे मैं एक एग्जांपल लेके आपको सिखा रहा हूं, ZnO। ZnO में जिंक ऑक्साइड में इसका उदाहरण है। जिंक ऑक्साइड धातु आदित्य दोष का इस प्रकार का उदाहरण है। इसमें क्या होता है? ZnO जब होता है तो Zn यहां उदासीन होता है। जब इसे हीट करते हैं तो यह टूट जाता है, Zn+2 हो जाता है और ऑक्सीजन तथा 2 इलेक्ट्रॉन भी रिलीज हो जाते हैं। इन 2 इलेक्ट्रॉनों की वजह से जब 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गए तो धनायन बढ़ जाएगा। तो डियर गाइस, ये इस प्रकार का दोष है। अब
धातु न्यूनता दोष में दो प्रकार के दोष बताए थे मैंने, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक। ये अभी दोनों पर मैंने चर्चा की थी धातु आधिक्य दोष पर। अब मैं लेता हूं, मैंने सोचा कि बच्चे टेक्स्ट बुक में क्या देखेंगे, थोड़ा थोड़ा बता देता हूं। धातु न्यूनता दोष, देखिए धातु न्यूनता दोष में एक क्वेश्चन बहुत आता है। कौन सा आता है? इसमें क्या होता है, धनायनिक रिक्तिकाएं। भाई धातु न्यूनता दोष का मतलब है कि धनायन कम हो जाना। जब धनायन कम हो जाएगा तो धनायनिक रिक्तियां उत्पन्न हो जाएंगी। भाई अब समझ नहीं रहे डियर, धातु न्यूनता दोष का मतलब है धनायनिक रिक्तिकाएं उत्पन्न हो जाएंगी। जब उसमें से धनायन निकल जाएगा तो धनायनिक रिक्ति दोष भी बोलते हैं इसको। अब देखिए धनायनिक रिक्ति दोष में क्या होता है, कभी कभी धनायन अपने निर्धारित स्थान से जालक स्थल को छोड़ जाते हैं। ऋणात्मक आवेश का संतुलन करने के लिए निकटवर्ती धनायन अतिरिक्त धनावेश ग्रहण कर लेता है। इस प्रकार की त्रुटियों या दोष उन धातुओं द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं जिनकी परिवर्ती संयोजकता होती है। परिवर्ती संयोजकता वाली धातुएं इस प्रकार का दोष प्रदर्शित करती हैं, दर्शाती हैं। इनमें धनायन अपने नियत स्थान को छोड़कर चला जाता है। उदासीनता बनाए रखने के लिए अतिरिक्त धनायन ग्रहण कर लेता है। मतलब उसके जो नियत होते हैं वहां से चला जाता है, लेकिन उदासीनता बनाए रखने के लिए परिवर्ती जो संयोजकता होती है +2 से +3 हो जाती है या +1 से +2 हो जाती है, अतिरिक्त धनावेश ग्रहण कर लेता है। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं आपको। आपने वह प्रश्न बहुत सुना होगा, फूल्स गोल्ड वाला, मूर्खों का सोना। ठीक है ना, उसी पर मैं आपको एक एग्जांपल देके मूर्खों के सोना पर ही मैं चर्चा करूंगा। तो डियर गाइस, होता क्या है, FES जैसे इसका उदाहरण है, FES को मूर्खों का सोना कहते हैं। FES को मूर्खों का सोना कहते हैं। क्यों? इसका कारण क्या है? FES को मूर्खों का सोना कहते हैं, इसका कारण क्या है? फेरस सल्फाइड में क्रिस्टल जालक के 3 फेरस आयनों में 2 फेरिक आयन में बदल जाते हैं। 3 फेरस आयन तीन फेरस आयन 2 फेरिक आयनों में, फेरिक मींस 3 संयोजकता, 2 फेरिक आयनों में परिवर्तित हो जाते हैं और तीसरा जो फेरस आयन होता है जालक स्तर से बाहर चला जाता है। देखिए गाइस, फेरस आयनों की संख्या कितनी थी? 3 थी। ये 3 किसमें चेंज हो गए? 2 फेरिक आयन में, बचा एक। तीसरा जो बचा है, तीसरा शेष फेरस आयन
जालक स्थल से बाहर चला जाता है, बाहर चला जाता है, दोष उत्पन्न हो गया नहीं हो गया? तो मेरा कहने का मतलब है इस प्रकार Fe3 पॉजिटिव एवं Fe2 पॉजिटिव के मध्य इलेक्ट्रॉनों का लेन देन चलता रहता है। इस प्रकार Fe3 पॉजिटिव व Fe2 पॉजिटिव के मध्य इलेक्ट्रॉनों का लेन देन चलता रहता है। ये इलेक्ट्रॉनों का लेन देन चलता रहता है, परिणाम स्वरूप इलेक्ट्रॉनों का, मैं लिख देता हूं ऊपर, के मध्य इलेक्ट्रॉनों का लेन देन चलता रहता है, जिससे FeS में चमक उत्पन्न हो जाती है। वो सोने के समान सुनहरा चमकीला दिखाई देने लगता है, चमक उत्पन्न हो जाती है, अर्थात प्राकृतिक रंग तथा इलेक्ट्रॉनिक अंतः परिवर्तन के कारण। तो ये किसके कारण हुई? इलेक्ट्रॉनों के अंतः परिवर्तन के कारण धात्विक चमक उत्पन्न होती है, धात्विक चमक उत्पन्न होती है। इसी कारण FeS को मूर्खों का सोना कहते हैं। वो लगता है कि सोने जैसा है, इसलिए इसे कुछ लोग सोना भी बोल देते हैं, तो इसलिए इसका नाम रख दिया गया मूर्खों का सोना। तो जो FeS में जो कलर परिवर्तन हुआ, जो मूर्खों का सोना ये कहलाया, वो इसका मेन कारण क्या था? इलेक्ट्रॉनों का अंतः परिवर्तन, धनायनिक दोष, धातु न्यूनता दोष के कारण होता है ऐसा। तो डियर गाइस, ये था हमारा ठोसों में, आयनिक ठोसों में दोष। अब डियर गाइस, मैं आगे चलता हूं, मैं आगे चलता हूं। जो मेरा है अशुद्धि दोष है एक, जो एक दोनों दोषों को छोड़ करके एक अशुद्धि दोष भी होता है। अशुद्धि जो दोष होता है इसे इम्प्योरिटी डिफेक्ट कहते हैं। इम्प्योरिटी डिफेक्ट कहते हैं, इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स कहते हैं। सभी स्टोइकोमेट्रिक एवं नॉन स्टोइकोमेट्रिक दोषों के अतिरिक्त क्रिस्टल जालक में अशुद्धि के कारण भी जो त्रुटियां उत्पन्न हो जाती हैं, नॉन स्टोइकोमेट्रिक और स्टोइकोमेट्रिक को छोड़कर जो और भी जो अशुद्धियां हो जाती हैं वो इस प्रकार की होती हैं। अब देखिए अशुद्धि दोष के कारण क्या क्या होता है। जैसे हमने हमारा जो एक क्रिस्टल है, सपोज एक क्रिस्टल है हमारा NaCl, हमारा NaCl एक क्रिस्टल है, इसमें हमने मैट्रिक्स मिला दिया SnCl2, ये इसमें मिला दिया SnCl2 अशुद्धि के रूप में मिला दिया। तो क्या हो जाएगा, कुछ जालक स्थलों पर Na+2 के स्थानों पर Sr2+ आयन आ जाएंगे। समझ गए ना? इस प्रकार एक Sr2 पॉजिटिव के जालक में स्थान ग्रहण करने से 2 Na निकल जाएंगे। देखिए Na की जो वैलेंसी होती है वो 1 होती है। जो ये Sr था, ये जो Sr की जो वैलेंसी होती है वो +2 होती है। अब होता क्या है, जब इसमें हम ये मिलाएंगे तो क्या होगा, इस Na+ के स्थान पर ये Sr+ आ जाएगा। तो क्या होगा, तो ये होगा
एक Sr की 2 संयोजकता होती है तो 2 Na के आयन निकल जाएंगे। भाई एक Sr ने 2 Na क्यों निकाला? क्योंकि इसकी वैलेंसी 2 है। मतलब विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए एक Sr2 पॉजिटिव Na के 2 आयनों को निष्कासित कर देगा। तो क्या होगा? कर देगा तो भाई Sr तो इसकी Sr की, देखिए मैं चित्र के द्वारा आपको फिर समझाता हूं। ये पहले पूरा का पूरा एक NaCl का क्रिस्टल है, NaCl का क्रिस्टल है। ये Na प्लस है, ये Na प्लस है और Cl माइनस क्यों? अब इसमें NaCl में हमने मिक्स कर दिया SrCl2, आके मिला दिया। तो क्या हुआ? जब हमने इसको निकाल दिया तो 2 जगह से, एक यहां से Na प्लस, यहां गया Sr2 पॉजिटिव, तो उसे उदासीन करने के लिए एक और चला गया। तो यहां जो है एक और Na की रिक्ति रह गई कि नहीं रह गई? भाई समझिए, एक Sr2 पॉजिटिव की वजह से 2 Na निकलेंगे, तो एक Na की जगह पर तो Sr2 पॉजिटिव आ जाएगा और एक Na वाली जो जगह है वो रिक्त रहेगी। समझिए ना? इसलिए इसको अशुद्धि दोष क्यों कहते हैं? क्योंकि SrCl2 यहां अशुद्धि के रूप में काम कर रहा है। अशुद्धि की वजह से, ये जो अशुद्धि की वजह से जो नए सॉलिड्स बनते हैं ना, वो मानव सभ्यता के लिए बहुत उपयोगी हैं। मैं इस मैट्रिक्स इंप्योरिटी को आपको अर्धचालकों में समझाऊंगा। किस में समझाऊंगा? अर्धचालकों में, सेमीकंडक्टर्स में। अभी मेरा वही टॉपिक है। उसके बाद मैं आपको फ्री करूंगा। देखिए डियर गाइस, अर्धचालक क्या होते हैं? अर्धचालकों को कहते हैं सेमी कंडक्टर्स। अर्धचालकों को कहते हैं सेमी कंडक्टर्स। आवर्त सारणी में चतुर्थ समूह के तत्व कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन तथा लेड, इनको क्या बोलते हैं? उपधातु कहते हैं। क्योंकि इनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। विद्युत कुचालक होते हैं। ये क्या होते हैं? विद्युत कुचालक होते हैं। यदि इनमें चतुर्थ समूह को कहते हैं, याद रखना, 14वां समूह, 14वां समूह। यदि इनमें 13वां कहते हैं, थर्ड को थर्ड, 13वां अथवा 15वां मीन्स फिफ्थ। समूह का कोई तत्व मिला दिया जाता है, कोई तत्व मिला दिया जाता है तो 15वां समूह का कोई तत्व मिला दिया जाता है तो इनकी विद्युत चालकता बढ़ जाती है। इनको जो चालक बन जाते हैं, चालकता, इनको मिलाने पर जो बनते हैं अर्धचालक
कहते हैं। 14वें समूह के तत्व शुद्ध होते हैं, उनमें हम 13वां समूह का तत्व या 15वां समूह का तत्व मिला देते हैं तो इनकी चालकता बढ़ जाती है, यानी कि ये भी विद्युत के स्वचालक हो जाते हैं। समझ गए ना? इस प्रकार के चालकों को अशुद्धि चालक या अर्धचालक कहते हैं। अशुद्धि मिलेगी ना, वो समझ गए ना गाइस? अर्धचालक कहते हैं। इस प्रकार के जो अर्धचालक होते हैं, इस प्रकार के अशुद्धि वाले जो अर्धचालक होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के अर्धचालक होते हैं। एक होते हैं एन टाइप अर्धचालक और दूसरे होते हैं पी टाइप अर्धचालक। एन टाइप अर्धचालक, पी टाइप अर्धचालक को मैं आपको समझाता हूं। देखिए डियर गाइस, अर्धचालकों का निर्माण किससे होता है? अशुद्धि दोषों से। अशुद्धि दोषों से अर्धचालकों का निर्माण होता है। देखिए, ये 14वें समूह के तत्व हैं कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन तथा लेड। 14वें समूह के तत्व हैं 14। ये यहां 13 13वां समूह के तत्व हैं और इधर 5वें या 15वें समूह के तत्व हैं। 13वें समूह के तत्वों में ये है ये 15वें समूह के तत्व हैं। आप इन्हें जानते हैं, भिंडी, आलू, गाजर, थैला। इनकी ट्रिक क्या है याद करने की? न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिके। न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिके। और ये कौन से तत्व हैं? कहें शिव जी, सुनो पार्वती। कहें शिव जी, सुनो पार्वती। ये जो है 14वें समूह के तत्व हैं, ये 15वें समूह के तत्व हैं और ये 13वें समूह के तत्व हैं। जब सिलिकॉन और जर्मेनियम में अगर गैलियम या इंडियम मिला दिया जाता है अशुद्धि के रूप में, तो सिलिकॉन और जर्मेनियम की विद्युत चालकता भी बढ़ जाती है। मैं क्या कह रहा हूं गाइस, ध्यान दें। जब 14वें समूह के तत्वों में सिलिकॉन और जर्मेनियम में गैलियम और इंडियम 13वें समूह के तत्व मिला दिए जाते हैं तो इनकी विद्युत चालकता भी बढ़ जाती है। ये अर्धचालक बन जाते हैं। पहले तो ये विद्युत के कुचालक थे जब ये प्योर थे। कौन? सिलिकॉन और जर्मेनियम जब प्योर थे, जब तो ये विद्युत के कुचालक थे। लेकिन जब इनमें 13वें समूह का कोई तत्व मिला दिया गया तो क्या हुआ? इनकी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो गई, विद्युत का संचालन होने लगा। तो इस प्रकार के बने हुए चालकों को पी टाइप के अर्धचालक कहते हैं। पी टाइप के अर्धचालक कहते हैं। पी का मतलब यहां पॉजिटिव से है। पी का मतलब यहां पॉजिटिव से है क्योंकि इनकी जो वैलेंसी होती है सबकी पॉजिटिव होती है। पॉजिटिव वाला मिल रहा है तो पॉजिटिव। पी मींस पॉजिटिव से है, धनात्मक से। और आपको याद करने के लिए मैंने ट्रिक बताई है, प्रीवियस। पी मींस प्रीवियस, प्रीवियस पहला।
कैसे प्रीवियस? इस 14वें समूह का पहला समूह मिला हुआ है, प्रीवियस समूह मिला हुआ है, इसलिए इनको कहेंगे क्या? पी अर्धचालक, पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। बताने समझ में नहीं आई? पी का मतलब यहां पॉजिटिव से है, बट आप भूले नहीं, इसलिए मैंने इसको समझाया क्या कह के? प्रीवियस, पहला मिला दिया, पी टाइप अर्धचालक। अब दूसरा देखिए, अगर इनमें, ये तो अभी मैंने आपको बताया था पी टाइप के, अगर इनमें 14वें समूह के तत्वों में सिलिकॉन और जर्मेनियम में आर्सेनिक और एंटीमनी मिला दिया जाए, जब 14वें समूह के तत्वों में आर्सेनिक या एंटीमनी मिला दिया जाए तो इनकी चालकता भी बढ़ जाती है। किनकी? सिलिकॉन और जर्मेनियम की चालकता बढ़ जाती है, इस कारण इनमें विद्युत का संचालन होने लगता है। इस प्रकार के बने चालकों को एन टाइप अर्धचालक कहते हैं। एन मीन्स नेगेटिव, क्योंकि आपको पता है ये नेगेटिव होते हैं। नाइट्रोजन -3 होता है, फास्फोरस -, समझ गए ना? एन इज इंडिकेट नेगेटिव, लेकिन मैंने ट्रिक के लिए जो आपको समझाया आप ध्यान रखेंगे, एन का मतलब है नेक्स्ट। जब 14वें समूह से नेक्स्ट समूह के मिल गए तो एन टाइप अर्धचालक बन गया, और जब प्रीवियस मिल गए तो पी टाइप अर्धचालक हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? प्रीवियस मिला तो पी टाइप, नेक्स्ट मिला तो एन टाइप। ओके, तो ये कहलाते हैं एन टाइप अर्धचालक। एन टाइप और पी टाइप दोनों आपकी अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। अब इनमें विद्युत का संचालन कैसे होता है, इनकी क्रियाविधि क्या होती है, मैकेनिज्म क्या होती है विद्युत धारा के प्रवाह होने की, वो मैं आपको समझा रहा हूं। देखिए, पहले मैं समझा रहा हूं आपको पी टाइप अर्धचालकों को। पी टाइप अर्धचालकों में क्या होता है, देखिए ये दोनों समझ में आ गए, पी टाइप और एन टाइप। विद्युत धारा का जो संचालन होता है वो कैसे होता है, ध्यान दें। मैं पहले ले रहा हूं पी टाइप सेमी कंडक्टर को। पी टाइप सेमी कंडक्टर को ले रहा हूं। पी टाइप सेमी कंडक्टर में क्या होता है, 14वें समूह के तत्वों में 13वें समूह के तत्व मिलाए जाते हैं तो बन जाते हैं पी टाइप। ये तो कहा था मैंने, 14वें समूह के तत्वों में 13वें समूह के तत्व मिलाए जाते हैं, ये मिलाए जाते हैं इनमें। ठीक है ना? अच्छा, 14वें समूह का तत्व आप मान लो हमने जर्मेनियम ले लिया सपोज। आपको पता है 14वें समूह के तत्वों की जो संयोजकता होती है, वो जो संयोजकता होती है वो 4 होती है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन तथा लेड। 13वें समूह का हमने गैलियम ले लिया मान लो, इसकी जो संयोजकता होती है आपको पता है 3 होती है। इसका कहने का मतलब है इसके अंतिम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनके अंतिम कोष में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है? साझेदारी के लिए 3 बार तो इनमें सहसंयोजी बंध बन जाएगा। 3 सहसंयोजी बंध बन जाएंगे। अब इसका जो एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन शेष बचेगा, इस समूह का एक इलेक्ट्रॉन शेष बचेगा 14वें समूह का, इसे कहेंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन। यह किसी भी बॉन्डिंग में इन्वेस्ट नहीं हुआ, यह इलेक्ट्रॉन किसी भी बॉन्डिंग में इन्वेस्ट नहीं हुआ। यह ही इलेक्ट्रॉन जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, पी प्रकार के अर्धचालकों की विद्युत चालकता बढ़ाने के लिए उत्तरदायी होता है। समझ में आ गई बात, नहीं आई? ठीक है, ये हो गया पी टाइप का सेमीकंडक्टर। एक इलेक्ट्रॉन बचा, इस इलेक्ट्रॉन को कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन,
या मुक्त इलेक्ट्रॉन। इस इलेक्ट्रॉन की वजह से ही विद्युत चालकता बढ़ जाती है, सेमीकंडक्टर बन जाते हैं पी टाइप। ओके, ये हो गई मैकेनिज्म ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर्स, कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब मैं लेता हूं एन टाइप अर्धचालक। एन टाइप अर्धचालक लेता हूं। एन टाइप अर्धचालकों में क्या होता है? एन टाइप अर्धचालकों में गाइस क्या होता है? एन टाइप अर्धचालकों में 14वें समूह के तत्वों में 15वें समूह के तत्व मिक्स्ड किए जाते हैं। 15वें समूह के तत्व मिलाए जाते हैं तो बनते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। 15वें समूह के तत्व मिलाए जाते हैं। अब देखिए 14वें समूह के जो तत्व होते हैं, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन तथा लेड, अभी जैसे मैं कह रहा था आपको अभी बताया था, इनकी वैलेंसी तो 4 होती है, इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं। अब इसमें मान लो हमने आर्सेनिक ले लिया 15वें, ये तो हो गया 14वें समूह का। अब मैंने 15वें समूह का आर्सेनिक ले लिया, इनकी जो वैलेंसी होती है वो 3 होती है। इलेक्ट्रॉन अंतिम कोष में कितने होते हैं? 3 कौन सी होती है नेगेटिव में? इनके अंतिम कोष में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनके अंतिम कोष में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इनके इलेक्ट्रॉन होते हैं 4। तो क्या होगा? इनमें 4 के साथ तो सहसंयोजक बॉन्डिंग हो जाएगी, कोवैलेंट बॉन्डिंग, और एक इलेक्ट्रॉन शेष बचेगा 15वें समूह का। इस इलेक्ट्रॉन को यहां कहेंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन। 15वें समूह के अतिरिक्त मुक्त इलेक्ट्रॉन की वजह से एन टाइप अर्धचालकों की कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। किसकी वजह से? सेमीकंडक्टर्स किसकी वजह से बनते हैं? सेमीकंडक्टर्स बनते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉनों की वजह से। ओके, एक इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में भाग नहीं लेता, मुक्त रहता है। वहां 14वें समूह का मुक्त था, यहां 15वें समूह का मुक्त है एन टाइप में। तो डियर गाइस, ये था एन टाइप और पी टाइप अर्धचालक। अर्धचालकों का उपयोग क्या होता है? मानव सभ्यता के लिए सेमीकंडक्टर्स की जो खोज है, डिस्कवरी है, बहुत ही उपयोगी साबित हुई है। इनका उपयोग होने से मोबाइल्स की हार्ड डिस्क, कंप्यूटर्स, लैपटॉप की हार्ड डिस्क बनती है। फिजिक्स में, इलेक्ट्रिसिटी में डायोड और ट्रायोड का निर्माण होता है। डायोड और ट्रायोड के निर्माण से ट्रांजिस्टर का निर्माण होता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रिसिटी में सेमीकंडक्टर्स का बहुत बड़ा योगदान है। नंबर 1 ट्रांजिस्टर के निर्माण में, नंबर 2 डायोड और ट्रायोड के निर्माण में, नंबर 3 कंप्यूटर, मोबाइल्स आदि की हार्ड डिस्क के निर्माण में इस प्रकार के अर्धचालकों का उपयोग होता है। डियर गाइस, आज लॉकडाउन का 29वां डे चल रहा है, 29वां दिन चल रहा है। हम ठीक से घरों पर रहें, स्टे एट होम रहें, जिससे कि कोरोना वायरस से सेफ रह सकें। सरकार के नियमों का पालन करें। कोरोना वायरस जो लीडर्स हैं, योद्धा हैं, हमारे पुलिस वाले, डॉक्टर्स, सफाई कर्मी, इनका सहयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग में रहें। यही कोरोना वायरस के बचाव का उपयोग है। और घर पर रह करके ऑनलाइन स्टडी हमारे साथ करते रहें तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। बाय बाय गाइस, आज के लिए धन्यवाद, थैंक्स।